आज के डिस्कशन के अंदर हम लोग अब डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम पर जाएंगे, जो कि एक नया एप्लीकेशन है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पीयर टू पीयर नेटवर्क के ऊपर बनाया जाएगा। इसका डिज़ाइन वैसे ही किया गया है और ये आपका जो फाइल्स हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूटिवली बहुत और दूसरे लोगों के पास स्टोर रहेंगी। हो सकता है कभी कभार बाई चांस उसका कोई छोटा सा टुकड़ा वो आपके मशीन पे भी स्टोर हो जाए। ये डिपेंड करता है हैश वैल्यू के ऊपर, हैशिंग फंक्शन के ऊपर। तो हम यहाँ लिख देते हैं P2P फाइल सिस्टम, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम P2P फाइल सिस्टम पे जाएं तो हमें देखना होगा कि हमारा करंट कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर किसी भी ऐसे लैपटॉप कंप्यूटर है या मोबाइल फ़ोन है उसमें फ़ाइल सिस्टम कैसे क्रिएट किया जाता है। सो नॉर्मली जो इसको बोलते हैं हम नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, मतलब एक बार आप सेव करते हैं तो ये पावर ऑफ करने के बाद उड़ता नहीं है, गायब नहीं होता है। आप जब पावर ऑन करते हैं दोबारा से तो आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ स्टोर्ड मिल जाती है। इसको कंटिन्यूसली पावर ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसको नॉन वोलेटाइल स्टोरेज भी कहते हैं। पहले के समय में नॉन वोलेटाइल स्टोरेज के लिए बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो हम कॉमनली उसकी बात करेंगे जो बहुत पहले की बात नहीं है, जो कि हम लोग कॉमनली आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो एक कॉमन चीज़ होती है मैग्नेटिक डिस्क, जिसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव या हार्ड डिस्क ड्राइव जिसको हम कहते हैं वो मैग्नेटिक डिस्क होती हैं। हम इसमें लिख भी सकते हैं, ये रीड राइट है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज लेकिन रीड राइट है। एक इसके अलावा एक होता है रोम, रैंडम रीड ओनली मेमोरी, जिसमें आप एक ही बार लिखते हो, उसके बाद बार बार नहीं लिखते हो। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल था CD रोम। सो कॉम्पैक्ट डिस्क के ऊपर, ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर आप एक बार बस लिख देते थे, उसके बाद बार बार आप पढ़ सकते थे, दोबारा नहीं लिख सकते थे। बाद में फिर रीड राइट रोम भी आया था, रीड राइट CD रोम्स थे, जिसमें आप दोबारा से भी लिख सकते थे, ठीक है। तो बार बार उनको इस्तेमाल किया जा सकता था। तो हम इनकी बात नहीं कर रहे, इन पे मोर और लेस वही ऑर्गेनाइजेशन यूज़ होता है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। सो मैग्नेटिक डिस्क, इसके बाद हमारे पास जो आजकल बहुत कॉमन है वो है फ्लैश डिस्क, हम इसको कहते हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव भी लोग इसको कह देते हैं। बट टेक्निकली एक IC है जिसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन और वो इन्फॉर्मेशन वहाँ मेंटेन रहती है, ठीक है। जो कंप्यूटर में हम लोग डायनेमिकली स्टोर करके और मैनिपुलेशन के लिए यूज़ करते हैं उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। हम रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात नहीं कर रहे क्योंकि हम परमानेंट स्टोरेज की बात कर रहे हैं। तो इनमें अधिकतर जो जैसे मैग्नेटिक डिस्क होती है, इसके अंदर बहुत सारे डिस्क पैरेलल लगे होते हैं और उसमें हेड मूव करते हैं अंदर, तो हेड आगे पीछे मूव कर सकते हैं और ये डिस्क रोटेट करती है, ठीक है। तो उसमें हम इसको बोलते हैं डिस्क, मतलब कौन से डिस्क पे डाटा स्टोर हो रहा है। फिर उसके अलावा हम बात करते हैं सिलेंडर। सिलेंडर मीन्स ये सर्कुलर पार्ट जो है इसको सिलेंडर कहते हैं। और एक होता है सेक्टर, इसको हम सेक्टर बोलते हैं। ये चीज़ है, ये सेक्टर है, और ये सर्कुलर रिंग जैसा है, इसको से बोलते हैं सिलेंडर। तो डिस्क, सिलेंडर और सेक्टर, इस पे हम लोग पता कर सकते हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं। तो अब इसका बेसिक मैकेनिज्म ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे हम इसका मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेशन हम चेंज कर सकते हैं मैग्नेटिक हेड के थ्रू। तो जब ये हेड इसके ऊपर रहता है और हम उसको तेज़ी से घुमा रहे होते हैं तो रीड मोड में है, तो मैग्नेटिक हेड के ऊपर इलेक्ट्रिक वोल्टेज जनरेट होती है। वो वोल्टेज हमारे को 1010 की फॉर्म में डाटा स्ट्रीम की तरह नज़र आती है। तो अगर हम किसी एक सिलेंडर लोकेशन पे, एक सर्कुलर लोकेशन पे हम उसको रख देते हैं, डिस्क लगातार घूम रही है, तो वो जो पूरे डिस्क में डाटा है, उस पूरे सिलेंडर में जो डाटा है, उस पूरे सर्कुलर रिंग के अंदर, वो बार बार रिपीट होगा, ठीक है। तो ये ऐसे हुआ जैसे कि मेरे को कोई बिट स्ट्रीम रिसीव हो रही है। तो जैसे हम कम्युनिकेशन में एक रिसीवर होता है, तो एक रिसीवर रहता है जो उसका स्टार्टिंग आइडेंटिफाई करता है किसी की उसके एक इनिशियल फ्लैग के थ्रू, एंड उसके सारे बिट्स को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो पूरा डाटा हम रीड कर पाते हैं, ठीक है।
तो हम उसके अगर सिलेंडर पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, हम दूसरे सिलेंडर से पढ़ लेते हैं, फिर डिफरेंट डिस्क से पढ़ सकता हूँ। और जो मेरा जो इनिशियल फ्लैग होगा वो मेरे को बताता है कि मैं सेक्टर 1 में क्या डाटा है, सेक्टर 2 में क्या डाटा है। ऐसे ही लिखते वक्त भी हम उस स्टैंडर्ड मार्कर या जो स्टार्टिंग फ्लैग होता है उससे हम आइडेंटिफाई पोजीशन कर पाते हैं और डिफरेंट जगह पे लिख पाते हैं, ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है, मेरी जो फाइल है जो मैं स्टोर करना चाहता हूँ इन्फॉर्मेशन, वो कुछ किलोबाइट की बहुत छोटी सी भी हो सकती है, हो सकता है बहुत बड़ी भी हो। जैसे अगर कोई मूवी फाइल है, मतलब आप फिल्म देखना चाहते हैं, फिल्म की जो फाइल है वो हो सकता है 1.5 गीगाबाइट की हो सकती है, जो कि काफ़ी बड़ा साइज़ है। हो सकता है कि आपने खाली म्यूज़िक को रख रहे हैं तो हो सकता है कुछ मेगाबाइट का हो सकता है खाली वो, और कुछ टेक्स्ट फाइल है या बुक्स हैं कुछ 10 मेगाबाइट 20 मेगाबाइट की हो सकती है। आपकी इमेजेस जो हैं वो कुछ बाइट की हो सकती हैं। बट इनको स्टोर कैसे करेंगे, इनको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? तो नॉर्मली फाइल सिस्टम में मैं यहाँ पर एक जनरल फाइल सिस्टम की बात कर रहा हूँ। तो हर फाइल सिस्टम जैसे किसी मशीन में होगा, वो एक उसमें एक मार्कर होता है, उसको हम बोलते हैं रूट, ठीक है। सो पहले फाइल सिस्टम की बात कर लेते हैं, फिर इसको इस डिस्क के ऊपर या इस डिवाइसेस पे कैसे रखते हैं उस पर आएंगे। इससे हमें पता चलेगा हमें पीयर टू पीयर फाइल सिस्टम बनाते वक्त क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है किसी भी फाइल सिस्टम का आइडेंटिफायर बैकस्लैश। मैं यूनिक्स सिस्टम की बात कर रहा हूँ या लिनक्स के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हर चीज़ इस जगह पे माउंट होती है। माउंट का मतलब यहाँ से शुरुआत होती है। तो कभी भी आप लिनक्स फाइल सिस्टम को खोल के देखेंगे तो सबसे पहले आप जाएंगे CD/ करेंगे तो आप हमेशा रूट फाइल सिस्टम में पहुँच जाएंगे। इसके बाद मान लीजिए आप LS करते हैं तो आपको लिस्ट मिलेगी कि वहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स हैं, कौन सी डायरेक्टरीज़ हैं, सब डायरेक्टरीज़ हैं। इसे रूट डायरेक्टरी कहते हैं हम लोग, रूट डायरेक्टरी के अंदर, और कौन सी सब डायरेक्टरी हैं। लेकिन वो सब डायरेक्टरी हमें पता कैसे चलती हैं कहाँ पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हर जो ये स्ट्रक्चर है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक होता है आई नोड, इंफॉर्मेशन नोड इसको बोलते हैं, इसको आई नोड कहते हैं, इंफॉर्मेशन नोड। तो ये बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल होती है, ठीक है, कहीं पे लिखी जाती है। तो उस टेक्स्ट फाइल के अंदर एक डिस्क्रिप्शन होता है, वो डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि ये किस चीज़ का आई नोड है। ये बोलता है ये इस पर्टिकुलर आइडेंटिफायर के लिए आई नोड लिखा गया है। ये इस टेक्स्ट में फिर सब डायरेक्टरीज की लिस्टिंग होगी। इसमें हो सकता है सब डायरेक्टरीज ऐसे दिखाई जाती हैं, फिर हो सकता है फाइल्स की लिस्टिंग हो, ठीक है। ये बहुत बड़ी टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है, बहुत छोटी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपने कितनी सब डायरेक्टरीज बनाई हैं, कितनी फाइल्स वहाँ स्टोर की हैं। फाइल नहीं स्टोर होती है, फाइल का नेम लिखा गया होता है वहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद चूंकि जब हम पहली बार इसको कर रहे हैं तो ये किसी लोकेशन के ऊपर होगी इस पूरे डिस्क स्टोरेज सिस्टम में, तो वहाँ पर ये टेक्स्ट फाइल लिखी गई होगी। तो इससे मेरे को एक स्टोरेज लोकेशन पता चलती है, वहाँ पे मैं टेक्स्ट फाइल को पढ़ सकता हूँ। मैं टेक्स्ट फाइल इस तरीके से लिखी जाती है कि लास्ट में पता चलता है कि ये टेक्स्ट फाइल अब ख़त्म हो गई है, अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एंड ऑफ फाइल हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे आप टेक्स्ट फाइल को पढ़ सकते हैं। अगर आपको न्यू लाइन डालना है तो उसमें न्यू लाइन वगैरह सब कैरेक्टर होते हैं, ठीक। तो सर्टेन स्पेसिफिक कैरेक्टर को उन सबको एनकोड किया जाता है, जिससे कि आप स्पेशल कैरेक्टर भी अगर फाइल नेम में या डायरेक्टरी नेम में यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन हाँ, डायरेक्टरी नेम में आप बैकस्लैश को कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब मान लीजिए मेरे को पहली ये डायरेक्टरी 1 है, सब डायरेक्टरी इसमें जाना है, तो मेरे को क्या करना होगा, इसके आगे मेरे को एक पॉइंटर दिया गया होगा कि इसका आई नोड अगर ढूंढना है तो उसकी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। तो मैं वहाँ जा सकता हूँ, वो लोकेशन डिस्क, सिलेंडर और सेक्टर करके आइडेंटिफाई होगी लॉजिकली, ठीक है। तो वहाँ से जाके जब वहाँ पे फिर मेरे को एक टेक्स्ट फाइल मिलेगी, ये अब आई नोड है इसका, इंफॉर्मेशन नोड इस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए है फाइल सिस्टम में। ये एक मशीन के ऊपर है, इसमें भी फिर टेक्स्ट फाइल होगी, इसमें भी कुछ सब डायरेक्टरीज हो सकती हैं,
इसके अंदर भी फिर फाइल हो सकती हैं। अब मान लीजिए मेरे को फाइल नेम 1 को एक्सेस कर रहे हैं, तो फाइल नेम 1 अब मेरे को मालूम है कि मैं /dir1 में हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे dir1 ही खाली काफ़ी होता है लिखने के लिए, क्योंकि हम किस रास्ते से रूट डायरेक्टरी जो है वहाँ से किस तरीके से हम ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँचे वो मेरे को बताता है ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है। तो हमने बेसिकली एक ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। ट्री के अंदर डायरेक्टरी 1, डायरेक्टरी 2 सब डायरेक्टरीज क्रिएट कर ली, फाइल भी हो सकती हैं। इस डायरेक्टरी में जाऊंगा तो आगे फिर इसके अंदर मेरे को डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी मिल सकती हैं। ये डायरेक्टरी 1 के आई नोड में है, ठीक है, या हो सकता है उसमें फिर फाइल भी हो। इस तरीके से। तो अब मान लीजिए मेरे को फाइल नेम 1 को ढूंढना है, तो फाइल नेम के आगे लोकेशन पता होगी ये कहाँ पर है। डिस्क सेक्टर सिलेंडर या फ्लैश डिस्क के अंदर एक लोकेशन आइडेंटिफायर होगा। फ्लैश डिस्क में जनरली एक छोटा कंट्रोलर लगा होता है फ्लैश डिस्क के अंदर, जिसको आप कम्युनिकेट कर सकते हो सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू। तो उसमें आप कमांड भेजते हो, ये अंदर फ्लैश चिप पूरे आईसी के अंदर जाकर उस लोकेशन से उन बाइट्स को निकाल के वापस आपको भेज देता है। लेकिन इसमें पूरा ब्लॉक एक साथ रीड करना पड़ता है। अगर आपको राइट करना है तो पूरा ब्लॉक भी एक साथ राइट करना पड़ता है। उसमें नंबर ऑफ़ रीड राइट साइकिल्स कितने हो सकते हैं वो लिमिटेड होते हैं, कई बार 10,000 कई बार 20,000। तो जितना बेहतर होगा उतनी ज़्यादा बार आप लिख सकते हैं इसको और पढ़ सकते हैं। तो लिखने की बेसिकली कितनी बार आप ओवर राइट कर सकते हैं उसकी लिमिटेशंस होती हैं। तो जब वो लिमिट पहुंच जाएगी तो वो सेक्टर या सिलेंडर वो एरिया इसका ख़राब हो जाएगा। तो ये इसके अंदर एल्गोरिदम जो होती है इस तरीके से होती है, उस सेक्टर को हम आइसोलेट करते जाते हैं। तो बाकी जो अनयूज एरिया को यूज़ करते रहते हैं। जब मेरे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचती है तब बोलते हैं अब मैं इसमें कुछ स्टोर नहीं कर सकता हूँ, तब शायद आपको आपकी एसएसडी को बदलना पड़ेगा उस समय। लेकिन ये समय इतना ज़्यादा होता है कि आपके कंप्यूटर की लाइफ के आसपास ही इसको मैनेज किया जाता है, जिससे कि आपको एसएसडी बदलनी नहीं पड़ती है। कंप्यूटर जब ख़राब होता है आपका एसएसडी भी ख़राब हो जाता है। कायदे से डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए। हाँ, तो अब आते हैं इस फाइल नेम पे। तो फाइल नेम बताएगा, तो ये हम यहाँ पर फिर एक फाइल नेम का आई नोड होगा। ठीक है, ये आई नोड अब दो तरीके से पॉसिबल है। यहाँ पर हम ये बता सकते हैं फाइल नेम के बारे में, उसका मेटा डाटा क्या होगा, ये फाइल नेम किसने लिखी थी, कब लिखी गई थी, कब मॉडिफाई की गई। ठीक है, अब बहुत बड़ी फाइल नेम में आपने कहीं बदलाव किया, अब दोबारा फाइल कैसे सेव करोगे वो सब देखना होता है। तो हम फाइल नेम को कभी भी पूरी इस पूरे चंक को हम यहाँ पे स्टोर, पूरी फाइल यहाँ कभी स्टोर नहीं की जाती। अब हम इसके टुकड़े बनाते हैं। तो टुकड़े हो सकते हैं 512 किलोबाइट के, 1 मेगाबाइट के, ठीक है, या 2 मेगाबाइट के, कई बार 4 मेगाबाइट के। तो 4 मेगाबाइट एक बहुत कॉमन यूज़ किए जाने वाला ब्लॉक साइज़ है। पहले 512 किलोबाइट का ब्लॉक साइज़ होता था, ब्लॉक साइज़ बोलते हैं हम उसको। तो अब यहाँ पर हम उस ब्लॉक साइज़ का आइडेंटिफायर कि यहाँ पे कितने ब्लॉक्स होंगे ये बताते हैं, इसे बोलते हैं मेटा डाटा, जो इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद ब्लॉक, टोटल ब्लॉक कितने हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, साइज़ क्या है उनका, हर ब्लॉक का साइज़ क्या है वो इन्फॉर्मेशन रहेगी। फिर हम ब्लॉक के आइडेंटिफायर्स को सीक्वेंशियली यहाँ पे रखते हैं, और हर ब्लॉक का चेकसम क्या होगा कि अगर कोई करप्ट हो जाए तो उसको चेक कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार ये जो ब्लॉक है इसका चेकसम यहाँ पर भी मेंटेन होगा, जहाँ ये पॉइंटर है यहाँ पर एक चेकसम भी मेंटेन होना चाहिए। चेकसम हैश की तरह है। तो मैं इस पूरे कंटेंट को लेके उसको जब मैं कंप्यूट करके हैश को कंप्यूट करता हूँ, अगर हैश यहाँ पे चेकसम वाले हैश से मैच करता है तो डाटा में कोई करप्शन नहीं हुआ है। ये बेसिकली उसको चेक करने के लिए है, क्योंकि एरर्स होते रहते हैं। तो जनरली कई बार फाइल सिस्टम में हम लोग डाटा को दो जगह कॉपी करते हैं, एक जगह नहीं करते हैं। अगर डाटा में बहुत ज़्यादा एरर होने की संभावना होती है तो उस केस में मान लीजिए एक जगह मेरे को एरर मिलता है तो मैं दूसरी जगह से पढ़ लेता हूँ। हर डाटा को दो जगह रखा जाता है रिलायबिलिटी के लिए।
और मान लीजिए एक में एरर हो जाता है तो मैं उस पर्टिकुलर उसको ब्लॉक को मार्क कर लेता हूँ कि इसमें अब नहीं लिखना है, ये मेरी एरर वाली लिस्ट में आ गया, और उसकी जगह मैं दूसरी कॉपी को किसी और जगह ब्लॉक में लिख देता हूँ। ठीक है, तो उस तरीके से मैं रिलायबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें अब ये ब्लॉक्स होंगे, ब्लॉक्स का चेकसम होगा, और ब्लॉक कहाँ पर है ये होगा। तो इसके थ्रू मैं वहाँ पे जाके इस पूरे ब्लॉक को रीड कर सकता हूँ। ये पूरा बाइट होगा और कुछ नहीं है, जितने बाइट्स रीड कर लिए मैंने। तो CPU कंप्यूटर उसको लेकर आता है रैम के अंदर, इसको स्टिच करते जाता है, हर ब्लॉक को लेते जाएगा और स्टिच करते जाएगा। ये मेरा पूरा फाइल बन गया। तो मान लीजिए आप मूवी देख रहे हैं तो पहला ब्लॉक है, आप यहाँ से प्ले करना चालू करेंगे जब तक आपका दूसरा ब्लॉक आ जाएगा, उसको प्ले करते रहेंगे, आपकी मूवी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, आपको लगता है कि मेरे को मूवी आधे घंटे बाद से देखनी है, तो आप यहाँ फाइल नेम आईनोड में जाएंगे, आधे घंटे के बाद का कहाँ का मार्कर है उस ब्लॉक को डाउनलोड करेंगे और वहाँ से प्लेबैक चालू कर देंगे। एक इसे लीनियर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बोलते हैं। ये भी पॉसिबल है कि नंबर ऑफ ब्लॉक इतने ज़्यादा हो जाएं, क्योंकि ये जो हम इंफॉर्मेशन आईनोड में लिख रहे हैं इसका भी एक लिमिट है। ये भी ब्लॉक साइज, ब्लॉक एक बेसिक यूनिट होती है ट्रांजैक्शन की हमेशा। ठीक है, जैसे मैंने बताया ब्लॉक साइज एक बेसिक यूनिट है ये। तो मान लीजिए अगर ये पूरा ख़त्म हो गया मेरे पास, तो और ब्लॉक हैं फाइल में, मूवी की फाइल है 2 गीगाबाइट की है, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम एक पॉइंटर लास्ट में रखेंगे, ये ब्लॉक ख़त्म नहीं हुआ, ये ब्लॉक आगे किसी और ब्लॉक में कंटिन्यू करता है, वहाँ पर फिर हम उसी तरीके से ब्लॉक्स की डिटेल लिखना चालू कर देंगे जब तक कि हम लोग लास्ट में ना पहुँच जाएं। तो हम एक तरीके से ब्लॉक्स को चेन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला इंफॉर्मेशन ब्लॉक यहाँ पर है, ये अगले इंफॉर्मेशन ब्लॉक के बारे में बताएगा, ये अगले इंफॉर्मेशन ब्लॉक के बारे में बताएगा, ये लास्ट है तो अभी इसके आगे कुछ नहीं है, एंड हो गया ये। तो मैं सारे ब्लॉक्स यहाँ से पढ़ सकता हूँ, उन फाइल्स को फिर मैं प्लेबैक कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आईनोड को हम एक्सटेंसिबल होता है इसलिए, लेकिन आईनोड के हर फ्रेगमेंट के अंदर एक फिक्स साइज के फ्रेगमेंट में उसको करते हैं। तो इसका बेनिफिट है अब यहाँ पे ब्लॉक इस तरीके से स्टोर्ड, ब्लॉक के पॉइंटर से स्टोर्ड हैं। आप मान लीजिए थीसिस लिख रहे हैं या किताब लिख रहे हैं, आपने चैप्टर किसी पे जाना है, आपको अंदाज मालूम है चैप्टर यहाँ पर है, आप यहाँ गए, उसको खोला, आपने शुरुआत के ब्लॉक्स में मेटा डाटा ले लिया, अब आप खाली स्क्रीन पे इसको डिस्प्ले करते हैं, तो आपके रैम में सारा पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट फाइल लोड नहीं होती है। आपने यहाँ कुछ एडिटोरियल चेंजेस करते हैं, कुछ ऐड डिलीट किया आपने, तो इस ब्लॉक को आपको खाली चेंज करना है। ठीक है, तो आप खाली यहाँ पे चेंज करेंगे और इसको वापस सेव कर देंगे, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि हम वहीं पे ब्लॉक को सेव कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा लिखा कि अब ब्लॉक का साइज डबल हो गया, तब आप क्या करेंगे? ठीक है, तो उस केस में मान लीजिए इस ब्लॉक का साइज़, एक ब्लॉक के अंदर अब आपका कंटेंट नहीं आता, आपने 4-5 पैराग्राफ लिख दिए हैं, तो आप एक और जगह उसको, आपका कंप्यूटर एक और ब्लॉक में लिख देगा और यहाँ पे डिस्क में लिखते वक्त इसमें आगे का पॉइंटर दे देगा। ठीक है, इस तरीके से ये फाइल अब हो गई है फ्रेगमेंटेड। अगर आपको पूरा पढ़ना हो, मान लो प्रिंट करना हो PDF में, तो पहले ब्लॉक से एक एक करके पढ़ते जाएंगे, हर ब्लॉक के अंदर उसकी चेन को भी देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको डीफ्रेगमेंट करना चाहते हैं तो हम एक नई लोकेशन पे इस आईनोड को लिखेंगे, हर आईनोड को ढूंढेंगे वहाँ पे कितने ब्लॉक हैं। अगर 2 ब्लॉक हैं इस तरीके से चेन किए हुए, तो हम पहले एक ब्लॉक को यहाँ रखेंगे, इसको एंड करेंगे, इस ब्लॉक के पॉइंटर को हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अब मेरा आईनोड की जो चेन है उसमें एक्स्ट्रा ब्लॉक रेफरेंस ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर नहीं रहेगा, अब ये यहाँ से इधर आ जाएगा, इसे बोलते हैं डीफ्रेगमेंटेशन। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, ये सारे ब्लॉक में एक के बाद एक रीड कर रहा हूँ, सारे ब्लॉक आ गए, तो पहले मैं जो मेरी डिस्क है
अगर इसमें ये समस्या हो जाए, पहला ब्लॉक तो यहाँ पे था, दूसरा ब्लॉक वो नीचे था यहाँ पर, तीसरा ब्लॉक यहाँ था, ये तो ठीक नहीं है। तो हम क्या करते हैं, खाली स्पेस कंटिन्यूसली ढूंढते हैं और सारे ब्लॉक्स को हम एक ही जगह पे लिख लेते हैं, तीनों ब्लॉक एक साथ, जिससे एक साथ मैं बहुत तेज़ी से पढ़ सकता हूँ, और इन ब्लॉक्स को हम फ्री कर देते हैं। यहाँ पे किसी और चीज़ के लिए लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं डीफ्रैगमेंटेशन प्रोसेस, ये कि जो मैग्नेटिक डिस्क में करनी पड़ती है बेटर परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आई नोड क्या होता है, और आई नोड के बाद हम फाइल्स को कैसे स्टोर करते हैं। अब खाली यही लीनियर ऑर्गेनाइजेशन ही पॉसिबल नहीं है, तो इस तरीके से पहले सारे ब्लॉक्स रखे हैं और उसके बाद किया है। हम दूसरे तरीके का ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हैं। हम आई नोड में कह सकते हैं कि हमने ये फाइल नेम है जिसका आई नोड हम बना रहे हैं, तो हम पहले एक ब्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अंदर दो पॉइंटर रखते हैं। तो यहाँ पे फाइल नेम में हमने कंटेंट डाल दिया, मेटा डाटा कंटेंट, उसके बाद दो पॉइंटर दे दिए कि ये जो कंटेंट है इससे प्रीवियस वाला कंटेंट इस तरफ होगा इस पॉइंटर में, और ये इस तरफ होगा। ठीक है, सो यहाँ पे भी दो पॉइंटर होंगे। ये हो गया ट्री डाटा स्ट्रक्चर को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। इसका बेनिफिट होता है कि हम बहुत फास्ट एक्चुअली सर्च कर सकते हैं, किसी भी कंटेंट को करना होता है तो, अगर बैलेंस ट्री मेंटेन करते हैं तो इस तरीके से भी पॉसिबल है। तो ये बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम लिखते वक्त आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है डिवाइस के अंदर। जब हम इस पॉइंटर की बात कर रहे हैं, ब्लॉक कहाँ पे स्टोर्ड है, ब्लॉक का मतलब कौन सा सिलेंडर, कौन सा डिस्क और कौन सा सेक्टर। जनरली ये डिस्क में चूंकि ये बूट प्रोग्राम को लोड करने के भी काम आती हैं, तो इनिशियल सेक्टर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन पर डिफाइंड होता है, वहाँ पे बूट प्रोग्राम होता है। जब भी आप मशीन ऑन करते हैं तो बायोस सिस्टम जो उसमें प्रोग्राम होता है आपके बायोस के अंदर, वो बेसिकली वहाँ से जाके ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करके कंट्रोल को ट्रांसफ़र करता है। तो एक उस एरिया की जगह बाकी सब जगह हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें और भी बहुत सारी ट्रिकी चीज़ें होती हैं, बट इतनी जानकारी काफ़ी है पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में पहुंचने के लिए। अब समस्या ये आती है कि हम पीयर टू पीयर फाइल सिस्टम की जब बात कर रहे हैं, ये तो दुनिया की सारी मशीन को हम लोग जोड़ रहे हैं। अभी तक तो मैंने खाली इसके थ्रू ही मैंने कर लिया था, ये तो एक ही मशीन में था, वो मशीन मेरे पास थी। ठीक है, तो मेरे को मालूम है किसी और का डाटा यहाँ नहीं होगा, लेकिन अब मैं इसको एज ए रूट फाइल सिस्टम पीयर टू पीयर फाइल सिस्टम में यूज़ करना चाहूँ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर आदमी दुनिया का जो है वो अपना फाइल सिस्टम बनाना चाहेगा। ठीक है, तो और वो हो सकता है जो फाइल नेम मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैंने बोला कि भाई मैं न्यूज़ के बारे में जानना चाहता हूँ, मैंने कि ये फाइल सिस्टम डायरेक्ट सब डायरेक्टरी क्रिएट किया अपने रूट में और इसके उठा डाटा सेव कर दिया। किसी और ने भी न्यूज़ को लिया, उसने भी डाटा सेव कर दिया, वो डाटा तो एक ही जगह पहुँच जाएगा, क्योंकि यही आइडेंटिफाई करता है आई नोड कहाँ पर है हमारे केस में पीयर टू पीयर सिस्टम में। तो आइडिया ये है कि हम इसको मान लीजिए इसका जो पीयर टू पीयर इक्विवेलेंट फॉर्म लेंगे, तो ये मेरे पास URI बोलते हैं हम इसको, यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर। अभी ये यूनिवर्सल है नहीं क्योंकि ये रिप्लिकेट हो सकता है। ठीक है, इसके हैश वैल्यू कंप्यूट करते हैं और हैश से मैं रूट नोड को ढूंढ सकता हूँ और वहाँ पे उस कॉरस्पॉन्डिंग ब्लॉक को मैं पढ़ सकता हूँ जो आई नोड होगा। ठीक है, तो अगर 2 या 3 लोग भी इसी सेम स्ट्रिंग को सर्च करते हैं तो एक ही जगह पहुँच जाएंगे, तो हम सेपरेट कैसे करेंगे। इसका तरीका ये है जो हमने इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें डिफ़ाइन करते हैं हम ये DFS एक यूनिवर्सल रिसोर्स आइडेंटिफायर की स्कीम डिफ़ाइन करते हैं, इसको बोलते हैं DFS सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। इसमें 2 वेरिएशन है, एक को हम यूनिवर्सल फाइल सिस्टम बोलते हैं जो कि ग्लोबल होता है, किसी यूज़र से बाउंड नहीं होते हैं वो। ठीक है, जैसे आपको किसी की एक फ़िल्म देखनी है, तो फिल्म अगर मैं DFS में रखता हूँ तो उसको मैं पर्सनल फाइल सिस्टम में रखता हूँ, खाली मैं ही एक्सेस कर पाऊँ, तो मैं उसको DFS में रखूँगा। अगर दुनिया में कोई भी एक्सेस कर पाए तो मैं उसको यूनिवर्सल फाइल सिस्टम में रखूँगा। एक बेहतरीन एग्जांपल यूनिवर्सल फाइल सिस्टम का है IPFS, इंटरप्लेनेटरी फाइल सिस्टम। इसके बारे में आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है,
सो ये UFS का एक अच्छा एग्जांपल है और शायद इसका डिज़ाइन वही है जो कि मैं बता रहा हूँ। मैंने कभी इसके बारे में ज़्यादा खोजबीन नहीं की है, हमने अपना सिस्टम बनाया है। तो DFS, इसमें हम 2 बार स्लैश लगाते हैं। इसका मतलब हम बेस बताएंगे कौन सी किस यूज़र के पास, हम यूज़र सेंट्रिक फाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूज़र की यूनिक ID उसको रखते हैं, जो हमारे केस में हमने ईमेल ID लिया हुआ है। ये स्लैश बताता है रूट फाइल सिस्टम इस ईमेल ID के लिए। तो अगर मैं फाइल सिस्टम बनाता हूँ तो मेरा URI रूट फाइल सिस्टम का ये होगा, किसी और यूज़र का, आपका ईमेल ID कुछ और है तो आपका ईमेल ID बदल जाएगा, तो आपका URI कुछ और होगा। तो दोनों लोग रूट फाइल सिस्टम, रूट नोड की बात कर रहे हैं, रूट नोड के लिए आईनोड ढूंढ रहे हैं, लेकिन हर यूज़र का रूट नोड डिफरेंट है। हमने नेम स्पेस को सेग्रीगेट कर लिया है इस पर्टिकुलर URI स्कीम को यूज़ करके। तो हम ये करते हैं, ठीक है। अब लेकिन हम तो डिस्क की बात कर नहीं रहे हैं, हम तो पीयर टू पीयर सिस्टम में की वैल्यू पेयर को स्टोर करते हैं। एक की होती है, उसे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है। तो हमारे केस में ये वैल्यू आई नोड है, ये की हम URI से जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसको जनरेट करने के लिए आप URI को हैश फंक्शन से पास कर लेंगे, ये आपको दे देगा हैश ID। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रूट नोड होगा वहाँ पे की वैल्यू पेयर एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो वैल्यू है ये 4 मेगाबाइट से ज़्यादा की नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन हम लोग, जैसे आई नोड का डिस्क्रिप्टर फाइल होगी, टेक्स्ट फाइल, उसका एक एनकोडिंग का फॉर्मेट है, ये 4 मेगाबाइट से ज़्यादा की नहीं हो सकती। तो जब फाइल नेम के लिए जब करते हैं तो ये फाइल नेम का बाइनरी ब्लॉक होता है, तो हमें सारे ब्लॉक को रिट्रीव करके उनको एक साथ जोड़ के पूरी फाइल को बना के हम लोकली इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इस समय नेचुरली आप सबके मन में सवाल आना चाहिए कि अगर मेरी फ़ाइल किसी और के पास स्टोर हो रही है पीयर टू पीयर नेटवर्क में, उसको तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। ये समस्या है, लेकिन इसका समाधान अगर आप पीछे के लेक्चर्स देखेंगे तो वहाँ पर एक जगह मैंने बताया हुआ है। हम इन जो भी मेरा कंटेंट या जो भी मेरा वैल्यू है वो जब सिस्टम में जाता है उसको हम एनक्रिप्ट कर देते हैं। किसी को ये भी नहीं पता होता कि ये जो DFS ईमेल ID है वो जो की वैल्यू है कौन से यूज़र के लिए है, ये भी नहीं पता होता है, ठीक है। इतने पे ही हम लोग इसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ये प्रोटेक्शन के बारे में अभी बताऊंगा आगे। तो अभी मोटा मोटा आज के डिस्कशन में जो हमने देखा कि किस तरीके से फाइल सिस्टम ऑर्गेनाइज होता है नॉर्मल कंप्यूटर में। DFS में जाते वक्त हमारे को नेम स्पेस के सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम है, उसको हम एक URI स्कीम बना के करते हैं। तो अगले वाले डिस्कशन में हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से हम आई नोड्स को फर्दर ऑर्गेनाइज करते हैं इसके अंदर। आई नोड्स को, क्योंकि हमारे पास अब आई नोड के स्पेस की लिमिट है और हम हर चीज़ को हैश वैल्यू से ट्रैक करते हैं। हम लोग डिस्क, सिलेंडर और सेक्टर के पॉइंटर से उसको पॉइंट नहीं कर सकते, हम हैश वैल्यू से पॉइंट करते हैं, ठीक है। और हमें यह भी देखना है कि किसी को ये पता ना चल सके कि कौन से की वैल्यू फ्रेगमेंट कौन से यूज़र के हैं, तो वो एनोनिमिटी कैसे रखी जाती है इसके अंदर एनक्रिप्शन के थ्रू, उसको भी अगले वाले डिस्कशन के अंदर देखेंगे। थैंक यू।